हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा सेगमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने फ्री पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। फ्री पार्टिकल, आज भी हम फ्री पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास होगा वो क्या होगा, द पार्टिकल इन अ बॉक्स इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इसके एक्चुअली दो केस होते हैं, एक सिमेट्रिक स्क्वायर वेल होता है, एक एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल होता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। तो इस केस को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस केस में क्या पोटेंशियल फंक्शन होना चाहिए उसको डिस्कस किया जाएगा, क्या स्क्रोडिंजर इक्वेशन होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए वो डिस्कस किया जाएगा, और स्क्रोडिंजर इक्वेशन का क्या जनरल सॉल्यूशन होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। समझ में आया, उन बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करके हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मींस द वेव फंक्शन दैट विल रिप्रेजेंट द सिस्टम, वो हमारा कैलकुलेट होगा। समझ में आया। फिर हम एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा। जो सिस्टम हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल में, कोई हमारे पास फ्री पार्टिकल यदि है तो उसका कितना एनर्जी होगा, समझ में आया। उसका एनर्जी डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके केस में हम कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इस केस में कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, तो इस सिस्टम को जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। समझ में आया। फिर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकालेंगे। फिर नोड्स इन द वेव फंक्शन, फिर मैं नोड्स क्या एक्चुअली में होते हैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। नोड्स एक्चुअली वो पॉइंट्स, वो रीजन होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी जो होती है पार्टिकल के फाइंड करने की वो जीरो होती है। तो नोड्स क्या क्या है वेव फंक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि वेव फंक्शन ही तो पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है, तो वो समझेंगे। फिर मैं आपको टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के बारे में बताऊंगा इसी सिस्टम का, कि टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन क्या होगा। समझ में आया। फिर हम आइगन वैल्यूज ऑफ द मोमेंटम निकालेंगे। अब देखो एनर्जीज हमने तो अब मैं आपको अभी जैसे ऊपर बताया कि हम डिस्कस करेंगे, अब मोमेंटम भी क्या होगा पार्टिकल का इन डिफरेंट स्टेट्स, वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी हम निकालेंगे कि पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी स्क्वायर पोटेंशियल वेल में। और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। समझ में आया बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमें एक्चुअली में कवर करना है। तो काफ़ी लेंदी नहीं है, ऐसा देखने से लग सकता है आपको, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हार्डली ही किसी बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ में आया। तो आपको बस पेशेंटली पढ़ना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। तो आइए बिना समय गंवाइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया था आपको, हमने कल क्या पढ़ा था, फ्री पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। तो पार्टिकल फ्री कब होता है, जब उस पर कोई पोटेंशियल नहीं लगता है ना, यानी इट इज नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, पोटेंशियल नहीं होता। समझ में आया। लेकिन आज भी हम फ्री पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा, हम कंडीशंस लगा देंगे कि हम कहेंगे कुछ रीजन है, उस रीजन में पार्टिकल फ्री है। कल का जो लेक्चर था उसमें पार्टिकल जो था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इधर उधर कहीं भी जा सकता था, कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं थी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं थी। आज क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। अब टॉपिक क्या हमारे पास, पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो हमारे पास एक बॉक्स, एज्यूम कर लो एक बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में क्या है, एक पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल इस बॉक्स में क्या है, फ्री मूव कर रहा है, फ्री मोशन इसका अंदर हो रहा है। समझ में आया। अब ना तो वो इधर जा सकता ना वो इधर जा सकता, तो ये एक्चुअली में क्या है, पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो ये वन डायमेंशन केस है। तो आप सोचोगे कि तो देखने से तो दो डायमेंशन लग रहा है, नहीं। देखो वन डायमेंशन कहने का मतलब है चाहे तो पार्टिकल इधर जाएगा चाहे पार्टिकल इधर जाएगा। समझ में आया। टू और फ्रो मोशन होगा, अपवर्ड नहीं मूव करेगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब है पार्टिकल अंदर फ्रीली मूव करेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल हमारा जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही इधर एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया। तो इसको एक्चुअली में डिपिक्ट कैसे करते हैं, तो इसको एक्चुअली डिपिक्ट करते हैं दो तरीके से। एक तो होता है सिमेट्रिक स्क्वायर वेल, एक होता है एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल, ठीक है। अब देखो इसको क्या जनरली बोलते क्या है, तो दोनों सिस्टम को इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अभी इनफाइनाइट स्क्वायर वेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल जो होगा ना, एक ऐसा एज्यूम करो कि स्क्वायर बॉक्स में है, वो अंदर ही रिसाइड करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो वो बाहर नहीं निकल रहा है ना, तो उसके लिए ये क्या है, ये तो बैरियर की तरह काम करेंगी। ये जो वॉल्स होंगी किसकी तरह काम करेंगी, बैरियर की तरह काम करेंगी। ऐसा होगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या इनफाइनाइट है। समझ में, वो बाहर पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा है, तो इसलिए क्या इनफाइनाइट स्क्वायर और वेल की तरह लग रहा है। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल।
समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दो केस होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिक स्क्वायर वेल। अभी आप देख सकते हो हमारा, तो देखो ये हमारे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देखो -L/2 और L/2। टोटल लेंथ कितना है बॉक्स का? टोटल लेंथ जो है, ठीक है ना, वो कितना है? L है। तो ये सिमेट्रिक केस होगा, ओरिजिन से इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, ओरिजिन से इधर भी उतना ही डिस्टेंस है। समझ में आई बात? तो हम इसको एक्चुअली ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से यदि आप देखो गौर से, है ना, मैं और भी डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो ये मेरे पास ओरिजिन हो गया, तो -L/2 और ये L/2। पार्टिकल सिर्फ ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है। देखो मैंने एक पार्टिकल बना रखा है, समझ में? और अंदर क्या है? पोटेंशियल 0 है, समझ में? यहाँ क्या है? अंदर पोटेंशियल 0 है। यहाँ क्या? इनफाइनाइट पोटेंशियल है बाउंड्री पर, और इधर पार्टिकल पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता। समझ में? तो ये हो गया सिमेट्रिक, आप देख पा रहे होगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर देखो ये क्या? एसिमेट्रिक, 0 से L है ना। जैसे यहाँ पे तो कोई रिफरेंस, जैसे यहाँ पे तो रिफरेंस था ना इसके रेस्पेक्ट में, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर था। यहाँ पर ये क्या? एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? 0 से L, यहाँ पर भी लेंथ टोटल L ही है, समझ में? तो टोटल लेंथ कितना है? L है, कोई डाउट है? अब देखो बीच में यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो देखो जब पोटेंशियल 0 है तो पार्टिकल इधर उधर मूव करेगा कहीं ना कहीं, मतलब फ्रीली मूव करेगा, तो वेव फंक्शन कुछ ना कुछ आएगा। इसी वजह से वेव फंक्शन 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ होगा वेव फंक्शन। अब देखो यहाँ पार्टिकल, यहाँ पे बाउंड्री पर, और इस साइड पोटेंशियल कितना है? इनफाइनाइट है। तो देखो किसी भी पार्टिकल का जो पोटेंशियल होता है ना, वो इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, समझ में आया? तो मतलब इधर पार्टिकल जो होगा वो होगा ही नहीं। तो जब पार्टिकल ही नहीं है तो पार्टिकल को कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन भी नहीं होगा, तो इसी वजह से वेव फंक्शन क्या है? देखो 0 है। तो इस साइड भी देखो पोटेंशियल इनफाइनाइट है और वेव फंक्शन क्या है? 0 है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है पार्टिकल होगा? हमारे पास इस रीजन में होगा, और यहाँ फ्रीली मूव करेगा। पोटेंशियल 0 है ना, यहाँ पर क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा। और हमें एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल ही आज पढ़ना है, समझ में आई बात? ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छे से सुंदर से डायग्राम से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो पार्टिकल ही ना बॉक्स है ना, हैविंग एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल। अब देखो कंसीडर कर लो एक फ्री पार्टिकल है, बहुत कुछ मैंने अभी ऑलरेडी आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है, वही चीज है। तो एक फ्री पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास m हो, और वो 1 डायमेंशनल सेगमेंट है, एक्स में मूव कर रहा है, x=0 और x=L। देखो ये 0 हो गया, ये L हो गया, समझ में? तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो गया, और ये पार्टिकल मेरा इधर इधर मूव कर सकता है, समझ में? पार्टिकल क्या रेस्ट्रिक्टेड है रिजिड बैरियर से, ये क्या देखो रिजिड बैरियर्स है ना, वो प्रिवेंट करेंगे पार्टिकल को, ना वो इधर एग्जिस्ट करेगा ना इधर एग्जिस्ट करेगा, समझ में? और इसी वजह से ना इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉक्स भी बोलते हैं। तो काफी बार बच्चे जब एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता रिजिड बॉक्स क्या होता है। तो इसी सिस्टम को एक्चुअली में क्या बोलते हैं? रिजिड बॉक्स बोलते हैं, या हम और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली डीप एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। देखो इनफाइनाइटली डीप तो समझ गए होगे, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, डीप मतलब वही बोल रहा है, इनफाइनाइटली डीप एसिमेट्रिक पोटेंशियल वाला। देखो 0 से L है, एसिमेट्रिक है। यदि सिमेट्रिक होता तो -L से L/2 की तरफ होता। काफी बुक्स में आप देखोगे -L से L भी ले लेते हैं, समझ में? इस केस में टोटल लेंथ 2L हो जाती है, तो वो आप पर निर्भर करती है। इस केस में लेंथ टोटल कितनी होगी? L, है ना। ये ज्यादा मैं इसको प्रीफर करता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आपका मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखना है। तो जो पोटेंशियल फंक्शन होगा, तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो x जो होगा 0 से ज्यादा और L से कम, तो इसके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल देखो 0 होगा। और बाउंड्री पर इस साइड ले लो, यानी x से इक्वल टू और लेस देन, है ना, पे पोटेंशियल यहाँ क्या होगा? इनफाइनाइट होगा बाउंड्री पे, और x जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू L, समझ में आया? ये रीजन, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। वही मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर भी यही चीज मैंने बताया था, समझ में आया? देखो तो पार्टिकल जो होगा इज फोर्स टू मूव विद इन द रीजन, पार्टिकल तो यही मूव करेगा जहां पर पोटेंशियल क्या है? 0, और वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता बैरियर्स को, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है, समझ में आया? ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, बस यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया? ठीक है। तो इसका एक्चुअली में क्लासिकल एनालॉजी देखो क्या है। क्लासिकल एनालॉजी जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एक तरीके से क्लासिकल एनालॉजी ये तो है, एक डब्बा ले लो, देखो जैसे एक बॉक्स हो गया ये, है ना। अब इस बॉक्स में ना पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है। अभी जब डब्बा बंद रहेगा तो उस पार्टिकल के लिए डब्बा की जो वॉल्स होगी तो इनफाइनाइट पोटेंशियल का काम करेगी, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, समझ में आया? तो क्लासिकली ये बॉक्स की तरह ऐसे समझो, क्लासिकली एक डब्बे में एक बॉल है, समझ में आया, जो इलास्टिकली बाउंस कर रही है रिजिड वॉल से
अंदर, समझ में, और पार्टिकल अंदर मतलब फ्रीली मूव करिए, उस पर कोई फोर्स वगैरह कुछ, वो इट इज़ नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, समझ में, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। और अनलाइक इन क्वांटम केस, क्लासिकल पार्टिकल कैन पोजेस एनी एनर्जी विद इन द बॉक्स, समझ में। भाई देखो क्वांटम में अभी हम जानेंगे, क्वांटम पार्टिकल्स तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी हो सकता है। क्लासिकल केस में तो कुछ भी, जो मन मर्जी आएगा, कुछ भी एनर्जी हो सकता है ना, उसमें एनर्जी डिस्क्रीट नहीं होती। क्लासिकल में एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, समझ में आया। तो अब हम सोल्व करते हैं इस सिस्टम के लिए स्क्रूडिंजर इक्वेशन। तो देखो, तो हमें स्क्रूडिंजर इक्वेशन, हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन होती है वो सिंपली क्या होती है, -h²/2m d² 5dx², सिंपली होता है। तो हम पहले स्पेशल पार्ट को सोल्व कर रहे हैं ना, फिर हम टेम्पोरल, हम क्या करते हैं, हम टोटल जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये होता है ना। तो ये होता है हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट, ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट। तो हम पहले टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट निकालेंगे, फिर हम उसमें टाइम डिपेंडेंट पार्ट को रख देंगे, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो ये जनरली होती है इक्वेशन, और हम जानते हैं कि देखो इन रीजन्स के लिए तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है। पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा तो इन वेव फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ना फाइंड करने की पार्टिकल आउटसाइड द वैल्यू, वो तो जीरो होगी, जहाँ पे वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो, समझ में आया। ये एक्चुअली में जब मैंने आपको एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पढ़ाया था ना, कि एक स्क्रूडिंजर इक्वेशन के क्या क्या एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होंगे, तो वहां भी मैंने बताया था कि बाउंड्री कंडीशंस में जो पोटेंशियल होता है, वो जो वेव फंक्शन होता है, जब पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है तो जीरो होता है, समझ में आया। यदि हम इनसाइड द बॉक्स की बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, जीरो, समझ में आया। तो बॉक्स के लिए, किसके लिए, बॉक्स के लिए, ये ध्यान से देखो, ये 0 to L। देखो ये मैं यदि ऐसे रीजन को डिवाइड कर दूं ना इनको, देखो यहाँ वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो। यहाँ के लिए ही हमें सोल्व करना है ना, यहाँ के लिए ही सोल्व करना है। तो इस रीजन में पोटेंशियल जीरो होगा, तो जब मैं यहाँ जीरो पुट करूंगा तो सिंपली मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, और मैं इसको उधर ले जाके सिंपली ये लिख सकता हूँ, जहाँ पे के क्या मेरे पास वेव नंबर है ना। तो k² को मैं जनरली 2mv में h² लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये बेसिक सा फंडा है, आप ये जानते हो। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, यदि आपको ध्यान हो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, समझ में आया। तो यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो उसका जो सॉल्यूशन होते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, मान लो a कोस, ये क्या मेरे पास mx प्लस b साइन, समझ में आया, mx ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और हम y इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, i mx प्लस माइनस के i, कोई कांस्टेंट हो गया यहाँ पे -i mx, समझ में आया। तो यदि आपको ध्यान हो, कल मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, तो कल भी तो हमारे पास सेम इक्वेशन बना था फ्री पार्टिकल के लिए, तो उसमें हमने एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया था, समझ में आया, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया था, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया था। अब क्यों ऐसा किया था वो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखो जो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास, वो होगा 5x a sin kx प्लस के b cos x। a b क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब देखो जनरल सॉल्यूशन को ना, जैसे मैंने बताया, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, जैसे a एक्सपोनेंशियल i kx प्लस के b माइनस i kx। बट इस प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए ना सबसे कन्वीनियंट हमारे लिए यही है। क्यों ऐसा है भाई, अब ध्यान से सुनो, समझ में आया। देखो ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखो, जब यदि आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो तो आप समझोगे, उसमें ना हमने सेम इक्वेशन के लिए ना ये सॉल्यूशन लिया था। अब लेकिन आज मैं ये ले रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो कल जो था ना, कल कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं थी, कल पार्टिकल जो फ्रीली इधर उधर इनफाइनाइटली मूव कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है, क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। और हमने ये साइन एक्स और कोस एक्स वाली फॉर्म इसलिए लिए, क्योंकि देखो जब हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे तो हमारे पास साइन वगैरह कोस वगैरह के हम कुछ वैल्यूज होती हैं, हम जानते हैं उनके बारे में, है ना, ये भी पाई पे क्या होता है, π/2 क्या होता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि इससे सोल्यूशन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, मैं इस फॉर्म में भी बताऊंगा आपको, समझ में आई बात। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म की, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये। अब देखो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन जीरो होगा। कब जीरो होगा, तो यही तो हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल वेल यही तो है, एसिमेट्रिक। अब यहाँ ध्यान से देखो 0 to L, देखो ये है बाउंड्री, है ना, यानी x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, x इज इक्वल टू L। समझ में, पार्टिकल कहाँ लाई करता है, इनके अंदर लाई करता है, यानी हमारे पास पोटेंशियल यही तो था। अब ध्यान से देखो, समझ में आया।
लेकिन एट बाउंड्री हमारे पास ये क्या होता है, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, तो वेव फंक्शन क्या होगा, जनरली 0 होगा। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू l पर वो वेव फंक्शन ये क्या होना चाहिए, 0। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बाउंड्री पर ना वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आते कुछ है इनफाइनाइट हो गया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0। पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बाउंड्री पे, इट विल लाइव विद इन इट। अब देखो मैं अब ये कंडीशन अप्लाई करके देखता हूँ, ध्यान से देखो। तो x जब मैं 0 पुट करूंगा, देखो जब x 0 पुट किया तो वेव फंक्शन 0 ये हो गया। तो x 0 पुट करूंगा, a साइन 0, यहाँ 0 पुट करूंगा, b को 0। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो 0 इक्वल टू ये क्या हो गया, 0 प्लस के b को 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो b कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आई बात? अब जैसे ही b 0 आया तो मेरे पास अब वेव फंक्शन बचा क्या, देखो ये तो 0 होगा, तो मेरे पास सिंपली वेव फंक्शन बचा ये, देखो ये बच गया मेरे पास। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखो अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अब वेव फंक्शन तो यही बचा ना हमारे पास, अब दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे, जब x की वैल्यू l होगी तो वेव फंक्शन 0 होगा। देखो x की वैल्यू जैसे l पुट की, वेव फंक्शन क्या होगा, 0। देखो kl, देखो ये पुट कर दिया kl। समझ में आया? अब देखो ये मेरे पास एक्चुअली में यही तो लिखा हुआ है kl। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, चाहे तो a 0 होगा चाहे ये 0 होगा। देखो a 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि b ऑलरेडी 0 हो गया है। यदि b तो ऑलरेडी 0 हो ही गया है और a भी 0 हो जाएगा तो वेव फंक्शन ही 0 होगा। तो इसका मतलब क्या, पार्टिकल है ही नहीं अंदर। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, एक फ्री पार्टिकल अंदर एग्जिट करता है, जो इधर उधर कहाँ है हमें नहीं पता है ना, क्वांटम पार्टिकल है, पोजीशन नहीं पता, लेकिन ये अंदर मूव कर रहा है। तो ए तो हम 0 ले ही नहीं सकते ना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये ही 0 होगा। तो साइन के एल 0। अब देखो साइन थीटा यदि 0 है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना थीटा, ठीक है ना, ये क्या है, n पाई है। क्या है, n पाई। अब देखो n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3। देखो थीटा भी 0 भी, अब यदि यहाँ ध्यान से देखो ये क्या थीटा की तरह तो काम करेगा, तो ये क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। जहाँ पे n क्या 1 2 3, 0 क्यों नहीं होगा। देखो n की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो केवल 0 आएगा, तो साइन 0 भी तो 0 होता है ना, साइन 0 भी तो 0 होता है। तो n का वैल्यू लेकिन हम 0 लेंगे नहीं। क्यों नहीं 0 लेंगे, क्योंकि जैसे n का वैल्यू 0 लेंगे तो वेव नंबर क्या आ गया, 0। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था वेव नंबर, हमने क्या था हमारे पास, यही तो था, है ना। वेव नंबर 0 होने का मतलब एनर्जी 0। अब एनर्जी 0 का मतलब पार्टिकल ही नहीं है। समझ में, एनर्जी नहीं है तो पार्टिकल का कहाँ से होगा। समझ में, तो ऐसा तो है नहीं ना, लेकिन पार्टिकल तो हमारे पास है, तो इसलिए n इक्वल टू 0 नहीं लिया गया है। तो देखो k को मैं क्या लिखूंगा, n पाई अपॉन l। तो देखो n पाई अपॉन l, n पर डिपेंड कर रहा है इसलिए kn लिख दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखो जो वेव नंबर है ना पार्टिकल का, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है। तो वेव नंबर सिर्फ क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो पाई अपॉन l होगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा 2 पाई अपॉन l, 3 पाई अपॉन l, 4 पाई अपॉन l। यही वैल्यूज पॉसिबल है, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अब देखो जैसे मैं यदि ये कहूँ ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, देखो ये वैल्यू पाई अपॉन l जो है आ ही नहीं रही ना। समझ में आया? सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, कुछ ही वैल्यू पॉसिबल है। जैसे कंटिन्यूस में क्या होता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। समझ में आया? तो नोट ऑल वैल्यूज ऑफ के आर परमिटेड, के की सभी वैल्यूज परमिटेड नहीं है, सिर्फ कुछ ही वैल्यूज परमिटेड है। यानी के क्या है, डिस्क्रीट है, हम कह सकते हैं क्वांटाइज्ड है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया। अभी जैसे ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि एन हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जब n 0 लेंगे एनर्जी 0 हो गया, एनर्जी रहनी, वेव फंक्शन 0। अब बॉक्स के अंदर इसका मतलब पार्टिकल 0 एनर्जी का है ही नहीं बॉक्स के अंदर। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, पार्टिकल इन द बॉक्स कैन नॉट हैव 0 एनर्जी। समझ में? अब देखो ध्यान से, तो वेव फंक्शन जो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, विद इन द रीजन, अंदर जो होगा। तो वेव फंक्शन देखो क्या आता, यही तो आया हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन लगा के, सब कुछ लगा के ये आया था, है ना। और हमने देखा k का वैल्यू दूसरी बाउंड्री कंडीशन पे क्या है, n पाई, फिर ये x और ये अपॉन में l। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं। समझ में आ गई? तो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वेव फंक्शन हमारे पास आ गया पार्टिकल का। कोई डाउट है? कोई डाउट होता मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। पार्टिकल का एनर्जी क्या है बॉक्स के अंदर, समझ में आया? पार्टिकल का एनर्जी क्या है
बॉक्स के अंदर ये जो पार्टिकल है इधर उधर मूव कर रहा है, इसका एनर्जी क्या है। अब देखो हमने अभी के का वैल्यू कितना निकाला था, n पाई अपॉन में l, समझ में आया के का वैल्यू, लेकिन हम ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था, आपको मैंने बताया था कितना होता है h का टी स्क्वायर, यही तो था, समझ में आया, सॉरी h आएगा और ये कितना होगा n पाई अपॉन में l। दोनों साइड यदि मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे h का टी स्क्वायर उधर चला गया, ये 2m l स्क्वायर, समझ में आया। तो ये मेरे पास एनर्जी आ गई किसकी, पार्टिकल की। तो n क्या है 1 2 3। देखो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो कोई भी एसिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर कोई पार्टिकल है 0 से l या 0 से a कुछ भी हो, बस ये पोटेंशियल की फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, आंख मीच के फॉर्मूला लगा दो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2ml स्क्वायर। h कट का वैल्यू हम यदि रख दें यहाँ पर h अपॉन में 2 पाई, ठीक है ना, तो देखो पाई से स्क्वायर कट जाएगा और सिंपली मेरे पास क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर, समझ में आया। क्योंकि देखो नीचे h का टी स्क्वायर है ना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, पाई स्क्वायर से ऊपर वाला पाई स्क्वायर कटेगा ये, और ये 2 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो ये याद रख लो, समझ में आया। तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, मैंने इनको ना बॉक्स में रखा हुआ है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, एनर्जी जो है ना वो भी डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल की, कुछ ही मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, कुछ वही एनर्जी के हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप देख सकते हैं एन के वैल्यू से, तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में। जो एनर्जी होगी पार्टिकल इन बॉक्स की वो कंटिन्यूस नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट है। अब जैसे आप देखो ध्यान से, ग्राउंड लेवल की एनर्जी निकालनी हो तो सबसे कम एनर्जी कब आएगी, जब मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा। तो देखो लोवेस्ट एनर्जी मैंने निकाला, जिसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल देंगे, तो n इज इक्वल टू 1। तो जैसे n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2ml स्क्वायर आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2ml स्क्वायर, और ये मेरे पास किसका एनर्जी है, ग्राउंड का, n स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आया ना, ठीक है ना। टोटल एनर्जी को ना मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब गौर से डायग्राम पर ध्यान दो, तो देखो 0 से l अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके जो एनर्जी स्टेट है, जब n का वैल्यू 1 है तो देखो E1, जब n का वैल्यू 2 होगा तो 4 E1, देखो ये आ गया, n का वैल्यू 3 होगा तो 9 E1, समझ में आया। इस फॉर्म में थोड़ा आसान है लिखना, ये है और कुछ नहीं। देखो मैंने En क्या है, n स्क्वायर E1 और E1 क्या, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। 4 होंगे n की वैल्यू तो 16 E1 है ना, 25 E1 यानी 25 गुना पहले स्टेज से। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली है, देखो पहले वाले का जो गैप है वो कितना है 3 E1, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5 E1, समझ में आया। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 7 E1, समझ में आया। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 9 E1। देखो 3 E1 5 7 9 गैप बढ़ रहा है ना, वैल्यू से भी आप देख सकते हो, और जो डिपिक्ट किया हुआ है मैंने डायग्राम में देखो, है ना, गैप देखो आप ध्यान से, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, गैप भी मेरा बढ़ रहा है, समझ में आया। अब बात करें यदि कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल की, तो देखो कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल यदि ध्यान हो, मैंने आपको क्या बताया था, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल ये कहता है यदि मेरे पास कोई क्वांटम सिस्टम है और अंडर सर्टेन लिमिट्स, है ना, वो सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लासिकल सिस्टम में कन्वर्ट होना चाहिए। तो तभी तो यूनिवर्सलिटी सिद्ध होगी ना उस सिस्टम की, तभी तो चीजें सही होंगी। या मैं कुछ क्लासिकल सिस्टम में कुछ लिमिट्स वगैरह लगा के क्या बना दूं, उसका क्वांटम सिस्टम बना दूं, समझ में आया। तो यही कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहता है। तो इसको ध्यान से देखो, तो जो स्पेसिंग होगी 2 सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स की, तो देखो En+1 और En सक्सेसिव एनर्जी लेवल है ना, तो पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2ml स्क्वायर बाहर ले लिया, देखो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो इसको गौर से, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ये मेरे पास एक्चुअली में है क्या, ये तो E1 हो गया ना, E1, और ये सोल्व करके क्या आएगा मेरे पास 2n+1, समझ में आया। तो En+1 माइनस के En, ये आ गया। अब मैं दोनों साइड यदि En से डिवाइड कर दूं, फ्रैक्शन ले लूं, तो En एक्चुअली में है क्या मेरे पास n स्क्वायर E1, ये तो इससे कट गया, तो यही तो आया सिंपली। तो फ्रैक्शन मैंने क्यों लिया, मैं देखना चाहता हूं जो मेरे पास टोटल मतलब एनर्जी है ना।
अब मान लो देखो, जैसे मेरे पास एक स्टेट तो ये हो गई और एक स्टेट ये हो गई, है ना। तो ये जो गैप कितना है विद रेस्पेक्ट टू दिस, एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने, समझ में आया। अब जब मैंने फ्रैक्शन लिया तो मेरे पास 2n+1n² आया। अब ये क्लासिकल लिमिट की बात करने की क्या बात, क्लास यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n क्या हो जाए जब इनफाइनाइट हो जाए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में देखो क्या होगा। तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, 2, है ना, और इसको मैं ये n आ जाएगा नीचे, है ना, प्लस में 1/n²। तो जब इसमें आप देखो लिमिट लगाओगे ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसको फर्दर आप सोल्व ही नहीं कर सकते, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा और इट विल गिव 0, समझ में आया। तो जो गैप है ना धीरे धीरे जो डेल ई है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी किसके रेस्पेक्ट में, जो प्रीवियस स्टेट होगी, और देखो मान लो ये तो मेरे पास ई एन हो गया, है ना, और ये ई एन प्लस 1 हो गया, समझ में आया। तो यही तो गैप मैंने निकाला है, ये मान लो डेल ई हो गया, डेल ई अपॉन में ई एन ही तो निकाला है मैंने, समझ में आया। तो ये क्या होगा, टेंड्स टू 0 ही तो आया है यहाँ पर, है ना। यानी जैसे इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर ये गैप जो होगा बहुत कम हो जाएगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट है? तो मीनिंग द लेवल्स बिकम सो क्लोज टूगेदर प्रैक्टिकली इनडिस्टिंग्विजिबल, और क्या होंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे हम उन लेवल को, और वो क्या होगा, कंटिन्यूस स्टेट देगा, है ना। मतलब डिस्क्रीट, जैसे यहाँ पर हमें लो एन की वैल्यू जब लो होगी तो हमें क्या मिलेगा, लो वैल्यूज पर हमारा जो वैल्यू होगा, आप देखो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं एनर्जी के बीच में, ठीक है। दूसरा एक तो ये पहलू था, हम इसको और ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि एक्चुअली में क्लासिकल पार्टिकल्स होंगे ना, क्लासिकल पार्टिकल का जो मास होता है वो भी तो बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी लेंथ भी अप्रिशिएबल होती है। अब जैसे क्वांटम पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की लेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज देखो, और एक क्लासिकल पार्टिकल में एक कार ले लो, देखो इन दोनों कार का साइज जो है ना इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल केस में देखो मास भी बहुत ज्यादा, लेंथ भी बहुत ज्यादा, तो डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, तो डेल ई क्या होगा, टेंड्स टू 0 आएगा, समझ में आया। लो वैल्यूज पे आप देख सकते हो ये केस होगा, लो वैल्यूज ऑफ एन। तो कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल हमारा यही तो कह रहा है, देखो हम क्वांटम सिस्टम से कहाँ गए, क्लासिकल सिस्टम पर, है ना, अंडर सर्टेन लिमिट्स। अब बात करेंगे यदि हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, तो देखो वेव फंक्शन हमारा क्या निकाल रहा है हमने पार्टिकल के लिए, यही तो वेव फंक्शन है विद इन द बॉक्स, तो ये है ना, इन्फिनिटी हो गया 0 to L, और देखो यहाँ वेव फंक्शन 0, यहाँ वेव फंक्शन 0, और यहाँ पर कितना है, a sin n पाई x अपॉन में L, ये हमारे पास है, समझ में आया। अब हमने इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, ताकि हम इस a की वैल्यू निकाल सके। देखो नॉर्मलाइजेशन ये तो कहता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1, समझ में आया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की समवेयर इन द बॉक्स मस्ट बी यूनिटी, इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, यहीं कहीं है, कहाँ है अंदर हमें नहीं पता, लेकिन है यहीं पे। तो इस रीजन में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1। तो देखो 0 से L, है ना, हमने फॉर्मूला लगा दिया, पार्टिकल का वेव फंक्शन हो गया फाइन स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से, तो a का स्क्वायर आ गया, फिर साइन का स्क्वायर हो गया dx। अब साइन देखो, साइन स्क्वायर थीटा ही तो है मेरे पास एक्चुअली में, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास कोई ये क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखा हुआ है एक तरीके से, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को एक्चुअली में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। अब यहाँ से मैं इसको 1 माइनस के कोस 2 थीटा, समझ में आया, अपॉन में 2, ये मेरे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की देखो वैल्यू हमने सिंपली रख देंगे, देखो 2 तो बाहर ले लेंगे, देखो a स्क्वायर था, ये 2 तो बाहर ले लिया, 1 माइनस के कोस 2 थीटा, देखो 1 माइनस कोस 2 तो आ गया, थीटा एक्चुअली में ये है ना, ये पूरा थीटा हुआ ना मेरे लिए, तो देखो 2 और ये क्या होगा, कोस 2 थीटा n पाई x अपॉन में L, समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखा, a स्क्वायर अपॉन में 2, 0 to L, है ना। अब देखिए 1 है तो ये मैं dx माइनस 0 to L कोस 2n पाई x अपॉन में L dx इज इक्वल टू 1, समझ में आया। देखो dx का तो इसका तो देखो क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा माइनस, कोस का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन आता है, देखो साइन
2n पाई x अपॉन में l। अब ये जो बचा है ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो l ऊपर चला गया, 2n पाई नीचे आ गया। आप देख सकते हैं l ऊपर चला गया, 2n पाई, लिमिट क्या है 0 to l। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, मैं जब अपर लिमिट रखूंगा ना, देखो जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, l। ध्यान से देखना है, l रखा, तो जब मैं यहाँ l रखूंगा ये वाला, तो l से l कटेगा, तो साइन 2n पाई बचेगा। तो देखो 2n पाई, n का वैल्यू देखो क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इंटीजर में तो आएगा ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, समथिंग ऐसा आएगा। और उसके साइन पाई की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में 0, तो ये तो मुझे यहाँ मिलेगा 0। तो अपर लिमिट तो मैंने रख दी, अब मैं यहाँ माइनस का लगाऊंगा। अब मैं क्या रखूंगा, लोअर लिमिट। अब देखो 0 रखूंगा, यहाँ x की जगह 0 आ गया, यहाँ x की जगह 0 रखूंगा तो सिंपली 0 आएगा। समझ में आया? तो a स्क्वायर अपॉन में l की वैल्यू 1 आ गई, और a कितना आ गया मेरे पास, √2 अपॉन में l। तो वेव फंक्शन एक्चुअली में मेरे पास एक्चुअली में था क्या, वेव फंक्शन यही तो था, साइन n पाई x अपॉन में l, और a का वैल्यू हमने 2 अपॉन में √l निकाला है। समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम, तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया पार्टिकल इन अ बॉक्स हैविंग एसिमेट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं नोड्स इन द वेव फंक्शन की, नोड्स क्या होंगे। तो देखो कुछ वेव फंक्शंस के जो शेप है ना, मैंने शो की हुई है। अब ध्यान से देखो, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। अब देखो ये एक्चुअली में क्या है, साइन ही तो है। इसको मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे देखो। तो साइन को वेव फंक्शन ऐसे ही तो होता है। समझ में आया? अब यदि n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो देखो n की वैल्यू 1 पाई x अपॉन में l, तो देखो ये मेरे पास 5 ये शेप आएगी। ध्यान से देखो 5। समझ में आया? अब आप एग्जाम में कैसे ध्यान रखोगे वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, ये होगा, ये मेरे पास किसके लिए है, 5 के लिए है, 5 5 5 यदि मैं 3 रख दूँ, 3 पाई x अपॉन l, 5 है ना, और ये मेरे पास 5 के लिए। समझ में आ गई बात? अब देखो ये देखो साइन फंक्शन ही तो है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो इट इज इविडेंट, आप आसानी से देख पाओगे जो वेव फंक्शन है ना 5, देखो ये क्या 5, इसमें 2 नोड है। 2 नोड कहने का मतलब देखो, एक तो ये और एक ये, यानी एक तो x = 0 पे है और एक x = l पर है, तो 2 नोड है। समझ में आया? नोड क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं, वो रीजन होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की क्या है, 0। देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ है, बीचों बीच है ना, है ना, तो नहीं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की ज्यादा होगी। लेकिन अभी मैं नोड बता रहा हूँ, तो नोड समझो। तो वेव फंक्शन 5 में कितने नोड है, 2 नोड है। वेव फंक्शन 5 देखो, एक तो ये रहा x = 0, एक x = l/2, ये l/2। देखो टोटल लेंथ तो l है ना, तो बीच में l/2 ही तो होगा, और ये l, देखो l। तो कितने नोड हैं, 3 नोड। मतलब वेव फंक्शन 5 में ऐसे 3 रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कितनी है, 0 है। 3 रीजन ऐसे हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा, एग्जाम दे देगा कि 5 = 7 में कितने ऐसे नोड हैं, मतलब जहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 0 है, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? 5 3 में देखो एक तो ये हो गया 2 l/3, एक ही हो गया, एक ही हो गया। समझ में आया? जहां पर वेव फंक्शन क्या 0, आप पुट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप जैसे ऐसे x = 0 पुट करो, 5 0 हो गया। x = l पुट करो, जैसे ही l पुट करोगे l से l कट जाएगा, साइन n पाई कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब चाहो तो देखो ये बीचों बीच कितना आएगा, l/2 ही तो आएगा। आप l/2 का वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 3 में कितने नोड है, 4 में कितने, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ नोड्स हैं बढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर के साथ, यानी 5n में कितने नोड है, n+1। देखो 5 1 में 2, 5 2 में 3, 5 3 में 4, 5 4 में 5। समझ में आया? तो यदि जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, यदि पूछे 5 7 में ऐसे कितने रीजन होंगे, कितने पॉइंट होंगे जहां प्रोबेबिलिटी 0 होगी फाइंड करने की, वो कितने होंगे, 8। समझ में आया? तो आप ये बता सकते हो। तो नोड क्या है, एक पॉइंट है स्पेस में जहां पर पार्टिकल मिलेगा ही नहीं आपको, वे द वेव फंक्शन क्या होगा, 0, मीनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट इज 0। तो नोड पे वेव फंक्शन क्या होता है, 0। आप निकाल सकते हो, जैसे l/4 है, आप यहाँ रख के देखो, है ना, l/4, तो n पाई x का वैल्यू कितना रखो, l/4। जैसे l/4 रखा, l से l
कट गया मेरे पास, समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, एन पाई एक्स अपॉन में एल। तो एन पाई एक्स अपॉन मेरे एन मेरे पास आया है, तो इज देयर एनी मिस्टेक दैट वी हैव डन? नहीं, एन की वैल्यू 4 भी तो रखनी है ना, हाँ एन की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 से 4 भी कटेगा, एल से एल कट गया, तो साइन पाई तो 0 होता है, देखो आ गया ना 0। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बात करते हैं हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन की। तो देखो जो कंप्लीट टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्पेशल पार्ट, तो वो क्या होगा हमारे पास, फाई एन एक्स कोमा टी, फाई एन एक्स, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस आई एन टी अपॉन में एच कट, ये हम जानते हैं। ये हमने अभी निकाल रहा है, कितना निकाल रहा था आपको ध्यान है, √2 अपॉन में एल साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो लिखा है, यदि आपको ऊपर ध्यान हो मैंने बताया था हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो देखो उसको मैं अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये साइन के एक्स ही तो है, एन पाई एल क्या था, के एक्स ही तो था, तो साइन थीटा को हम जनरली लिखते ऐसे हैं, साइन थीटा जो होता है हमारे पास प्लस के आई थीटा माइनस के आई थीटा अपॉन में 2 आयोटा, ऐसे लिखते हैं। तो देखो सिंपली मैंने यही लिखा है, अब कुछ नहीं करना है, के का वैल्यू देखो उठा के आप इसको ना सिंपली रख दो यहाँ पर, देखो 1/√2 अपॉन में एल तो एज इट इज, और साइन एन पाई एक्स अपॉन एल को क्या लिखा 1 अपॉन में 2 आयोटा ई आई के एन एक्स माइनस आई के एन एक्स, के क्या है एन पाई अपॉन में एल है, और ये पार्ट मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अंदर जब हम ई एन को क्या लिखो एच कट ओमेगा डब्ल्यू है, समझ में आया, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहला पार्ट में एक्स पॉजिटिव है, तो ये सुपर पोजिशन दिखा रहा है 2 ट्रेवलिंग वेव का जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो पहला तो दिखा रहा है रिप्रेजेंटिंग वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या दिखा रहा है वेव ट्रेवलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या शो कर रहा है वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, समझ में आया। और दिस इज एनालोगस टू द स्टैंडिंग वेव सॉल्यूशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एट बोथ एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये ऐसे ही तो है, अब मान लो आपने एक एंड ये लिया, एक एंड ये, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग बांध दिया, अब आप उसको वाइब्रेट कराओ तो उसके वो ऐसे तो वाइब्रेट करेगा, उसके दोनों एंड पे आपको क्या मिलेंगे, नोड मिलेंगे, समझ में आया। आप देख सकते हो, इसको ऐसे एज्यूम करो कि एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग, और वो वाइब्रेट कर रहा है, समझ में आया। तो सिमिलरली उसी की तरह का केस है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मोमेंटम की हमने एनर्जी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे निकालते हैं पार्टिकल की। अब हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मोमेंटम। हम मोमेंटम की आइगन वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर आपको एनर्जी की आइगन वैल्यू निकाली थी, अब हम मोमेंटम की आइगन वैल्यू निकालेंगे क्या क्या होती है। तो देखो पी स्क्वायर एन, ये हम जानते हैं सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एन हमने अभी भी निकाला है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, देखो ये कट गया, सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट में जब जाएगा ये तो मुझे क्या देगा, प्लस माइनस के एन पाई एच कट अपॉन में, प्लस माइनस इसलिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है ना। तो प्लस माइनस सोच दैट पार्टिकल इज मूविंग बैक एंड फोर्थ इन द पोटेंशियल बॉक्स, समझ में आया। तो इट इज एविडेंट दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आर डिस्क्रीट। तो मोमेंटम आइगन वैल्यूज भी क्या है, डिस्क्रीट हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये एक्चुअली में एल स्क्वायर है, क्या है एल स्क्वायर, ये ध्यान से देखो, ये क्या है एल स्क्वायर, ठीक है ना, एल स्क्वायर है यहाँ पे, समझ में आया। अच्छा अब देखो हमने बेसिकली मैंने केन हमने क्या निकाला था, एन पाई अपॉन में एल ही तो निकाला था, और मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, यही तो होता है। तो मैं सिंपली इतना भी नहीं करने की जरूरत थी मुझे, मैं यहाँ एन पाई एल और ये एच कट, तो देखो मेरे पास आ गया मोमेंटम, ऐसे भी मैं निकाल सकता था, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यदि हम एंड द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, देखो 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का मोमेंटम, देखो मान लो मेरे पास एक लेवल तो ये हो गया है ना, तो इसके मान लो पी एन है, तो मोमेंटम कितना है एन पाई एच कट अपॉन में एल, और ये एक ही लेवल हो गया, इसका मोमेंटम एन प्लस 1 कितना होगा, एन प्लस 1 पाई एच कट अपॉन में एल, समझ में आया। तो देखो डिफरेंस जब हम इन दोनों का करेंगे तो पाई एच कट अपॉन में एल आएगा, समझ में आया। तो कितना आएगा पाई एच कट अपॉन में एल,
समझ में आई बात। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको और सोल्व कर सकते हैं। एच कट की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो ये मेरे पास सिंपली कितना आएगा, देखो h अपॉन में 12 है ना, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, समझ में आया। तो ये यही सेम डिफरेंस आएगा है ना, दो मोमेंटम होगा जो एनर्जी, मतलब दो लेवल्स के बीच का जो मोमेंटम होगा का जो डिफरेंस होगा वो h अपॉन में 12 या पाई h कट अपॉन में l। ठीक है, बस आपको सिंपली फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं, आप और चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। अब देखो जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, देखो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करेंगे कि पार्टिकल क्या है, एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो वो कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना विद इन द बॉक्स, 0 to L है ना। तो जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, देखो यदि वॉल्यूम का केस होता तो हम सिंपली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी ना फॉर अ स्टेशनरी स्टेट इज ए टाइम इंडिपेंडेंट। क्यों, देखो पोजीशन हमारे पास सिंपली यही तो होता है ना। अब जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है तो वो तो हट जाएगा ना। देखो एक्सपोनेंशियल पार्ट कैसे हटेगा, एक बार तो मैं जब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये तो 0 ही दे देता है ना, 1 दे देता है ना मुझे, तो सिंपली क्या बचता है मेरे पास, स्पेशल पार्ट ही तो बचता है। इसी वजह से क्या है कि क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो वेव फंक्शन हमारे पास क्या था, तो वेव फंक्शन तो सिंपली ये है ना 2/√sin n पाई x अपॉन में l। देखो उसका स्क्वायर करके सिंपली हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, ये तो देखो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वो तब होगी जब साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, देखो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। लेकिन यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो देखो कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि माइनस तो आएगा नहीं, स्क्वायर है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होनी चाहिए। समझ में आया। ठीक है, तो यानी ये थीटा जो है n पाई x अपॉन में l ये 90 डिग्री होगा, तभी तो क्या होगा, हम कह सकते हैं 1 आएगा ना, साइन स्क्वायर 91 होता है ना। तो देखो ये कितना होगा π/2 है ना, और रिपीट इसमें पाई जोड़ दो तो सेम वैल्यू तब भी दिखाएगा 3π/2, फिर पाई जोड़ दो, रिपीट होती है ना वैल्यू 5π/2, तो इन वैल्यूज पर वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की। समझ में आया। अब देखो पाई से पाई सारे में कट जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा और एक्स कितना आएगा, यहाँ से देखो एक्स कितना आएगा, देखो मैं यदि एक केस से आपको बता रहा हूँ n पाई x अपॉन में l, पाई अपॉन में 2n, अब पाई से पाई कट गया, एल ऊपर चला गया, एन नीचे आ गया, देखो एल अपॉन में 2n हो सकता है x, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, यदि मैं फर्स्ट स्टेट में देखूं कहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना, n = 1, तो ये मेरे पास क्या है n = 1, n = 1 में मैं देखना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो देखो n = 1 में क्या होगा, यहाँ आएगा, तो जब मैं n = 1 रखूंगा तो l अपॉन में 2 है ना, समझ में आया, यानी आधे उस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। देखो ये P1x मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आधे कहने का मतलब है बीचों बीच, l अपॉन में 2 है ना, ये l है ना डिस्टेंस, ये लेंथ, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आया। जो मैं n = 2 पुट करूंगा तो देखो n = 2 में यहाँ 2 जब पुट करूंगा तो l अपॉन 4 बन गया, फिर यहाँ जब 2 पुट करूंगा 3l अपॉन में 4 बन गया। समझ में आया। तो देखो यहाँ तक तो l अपॉन 2 था ना, है ना, लेकिन यहाँ क्या आएगा l अपॉन में 4, तो देखो l अपॉन 4 पे मैक्सिमम आ रहा है ना, तो देखो प्रोबेबिलिटी जो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन l अपॉन 4। समझ में आया। अब देखो ये l अपॉन 2 है, l अपॉन 4 जोड़ देंगे इसमें तो ये कितना बनेगा 3l अपॉन 4, समझ में आया, तो ये 3l अपॉन 4 पे मैक्सिमम है। जब n = 3 होगा तो देखो यहाँ 3 पुट करेंगे तो l अपॉन में 6, तो देखो ये क्या है l अपॉन में 6 पे मैक्सिमम, यहाँ 3 पुट करेंगे l अपॉन 2 पे मैक्सिमम, तो देखो बीचों बीच है ना l अपॉन 2 पे मैक्सिमम, यहाँ जब 3 पुट करूंगा तो 5l अपॉन में 6, तो ये 5l अपॉन में 6 पे मैक्सिमम। समझ में आया। तो ये मैक्सिमम हम ऐसे निकाल सकते हैं। कोई डाउट है, समझ में आया। उम्मीद कर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सोल्व करने की। बात करें हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो क्लासिकल पिक्चर में क्या होता है, पार्टिकल मान लो कोई डब्बे में, बॉक्स में ना कोई डब्बा है, बॉक्स में डब्बा है, देखो कितनी गलत बात बोल गया मैं, है ना, मतलब कोई पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर है ना। तो क्लासिकल पिक्चर में क्या होता है, मूव बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है
वॉल पर टकरा रहा है और कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और कुछ भी हो सकता है। समझ में वो वैल्यू ऐसा नहीं कि कुछ मतलब वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, क्लासिकल में तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना उसका। अब उस वैल्यू के साथ वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। समझ में। एज अ रिजल्ट जो पार्टिकल होगा स्पेंड्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑल इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ विद इन द बॉक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये 0 हो गया, ये हो गया L। अब पार्टिकल मूव कर रहा है इस बॉक्स में एक्स एक्सिस कह लो ऐसे। अब देखो वो इक्वल स्पीड से मूव कर रहा है, तो यदि मैं इस लेंथ को ना छोटे छोटे डिविजन्स में इंटरवल्स में बांट दूं, छोटे छोटे इक्वल इंटरवल्स में बांट दूं, तो जब वो इक्वल स्पीड से इधर उधर मूव कर रहा है तो हर इंटरवल में ना वो क्या देगा, इक्वली प्रेजेंट होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, हर टाइम मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। मान लो अभी पार्टिकल यहाँ है तो कुछ समय के लिए यहाँ रहा, फिर यहाँ आ गया तो उतने समय के लिए यहाँ रहेगा जितना इस इंटरवल में रहा था। तो टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो एक इंटरवल का लेंथ कितना हो जाएगा, 1/L। तो यही तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी इसमें फाइंड करने की। समझ में आया। तो जो नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस होगी, मान लो एक इंटरवल 1 यूनिट का है और पर यूनिट डिस्टेंस 1/L। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस जो होगी ना पार्टिकल के फाइंड करने की, क्योंकि देखो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना। समझ में आया, मैंने टोटल लेंथ उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आ गई एक्चुअली में 1/L, ठीक है ना, और ये इक्वल रहेगी। क्वांटम मैकेनिक्स की यदि बात करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। अब देखो यूनिफॉर्म कहाँ है, देखो ये एग्जांपल ले लो n=1 का। देखो यहाँ क्या है मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी है ना, यहाँ बढ़ने लगी। देखो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ कम, यहाँ मैक्सिमम, तो यूनिफॉर्म नहीं है। क्लासिकल में क्या है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, यूनिफॉर्म, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, हम्प्स के अराउंड। हम्प्स यही है ना, इन्हीं को हम्प्स बोलते हैं, है ना, ये हम्प्स, ठीक है। समझ में आया। और बाद और जो 0 कहाँ होगी, नोड्स पे, है ना, ये जो नोड्स होंगे यहाँ पे 0 होगी, तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट रीजन ऑफ द बॉक्स डिपेंड ऑन द आइगन फंक्शन विच वेरीज विद द क्वांटम नंबर। अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइगन फंक्शन पर ही तो डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। अब देखो ये phi1 स्टेट में देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, phi2 स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, phi3 स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया। अब यदि हम बात करें n जब लार्ज हो जाए, तो मैं इन दोनों के बीच में आपको कनेक्शन बताना चाह रहा हूँ कि कब क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाए। तो मान लो n की वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा, है ना। तो वेव फंक्शन में बहुत सारे नोड्स होंगे, हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। यदि n वेव फंक्शन में कितने नोड होंगे, n+1 नोड होंगे, ठीक है ना। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब बहुत ज़्यादा क्वांटम नंबर हो जाएगा तो जो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के जितनी आ जाती है। अब इसको देखो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। दिस इज बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिकम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बॉक्स। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी ना, तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। कैसे, अब देखो जब लार्ज वैल्यू होगी n की, तो देखो बहुत पास पास हो जाएंगे, है ना। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ये पास पास आने लगेंगे ना। देखो अभी तो देखो कितना डिस्टेंस, पहले एक ही हम्प था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, है ना। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी हम्प क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे। तो मैं अच्छे से मेजर नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज ले लूंगा सभी का, n की वैल्यू जब ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो देखो तो जब n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैं क्या करूँगा, एवरेज लूँगा, ठीक है। और एवरेज देखो किसका, प्रोबेबिलिटी का। अब देखो ऐसे ही तो निकालते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2/L, वो तो बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास देखो क्या बचा, sin स्क्वायर एंड πx/L, है ना। देखो ये एवरेज लिया है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा, देखो 2/L तो ये हो गया। अब sin स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू देखो क्या होती है, ध्यान हो, आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया था, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है ना। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो एवरेज वैल्यू sin स्क्वायर थीटा की कितनी आई, 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, 1/1 आ गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या देखा हमने, 1/L तो क्लासिकल पिक्चर में था। समझ में आया। तो जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लासिकल लिमिट के बराबर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का
लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉज करना है वीडियो को, आपको नोट्स बनाने हैं, आप आसानी से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा खुद से हाथ से लिखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा उतना ही बेटर है, ठीक है ना। मैंने ईच एंड एवरीथिंग कोशिश की है टच करने की फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स फॉर एसिमेट्रिक स्क्वायर पोटेंशियल वेल। समझ में आया, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।